तुम तुम तो जावेरी खानदान के दामाद हो ना? पापा, मैंने इन्हें हायर किया है। चीजों को परखने में इनका कोई जवाब नहीं। अभी मिस जूली ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि वहां मौजूद लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। मिस जूली ने इस लड़के को अपने स्टोर के लिए हायर किया। पिछली बार ये लड़का लकी था, लेकिन हर बार किस्मत चमके ऐसा कहाँ होता है। और ऊपर से मनिक साहब ने भी कह दिया है कि पेंटिंग फेक है, तो अब ये नया क्या बोलेगा? मजा तो तब आए जब ये कहे कि ये पेंटिंग असली है। एंटीक शॉप ओनर्स की बात सुनकर मनिक भाई देसाई ने एक गहरी सांस ली और अपनी बेटी की ओर देखा। भले ही मनिक भाई ने नक्श को इससे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने नक्श के बारे में काफी रूमर्स सुने थे, जैसे नक्श यूजलेस है और जावेरी खानदान चाहता है कि नक्श जल्दी से जल्दी अनिका को तलाक दे दे। हालांकि मिस जूली उन्हीं की बेटी थी जो विदेश से पढ़ाई करके इंडिया लौटी थी और लौटने के बाद ही देसाई परिवार का पूरा बिजनेस भी संभालने लगी थी। तो अगर ऐसे में मिस जूली ने नक्श को चुना है, तो मतलब नक्श में कोई हिडन टैलेंट तो जरूर है जो लोगों की परख से बाहर है। इसलिए मनिक भाई देसाई नक्श की बात मान गए और अपना सर हिलाते हुए उसे उस पेंटिंग को देखने के लिए आगे बुलाया। दूसरी तरफ नक्श के मैंशन से जाने के बाद अनिका मन ही मन किसी भंवरे की तरह खिली हुई नजर आ रही थी। प्यार की मीठी ठंडक वो अपने दिल में महसूस कर सकती थी। नक्श के लिए उसे ऐसी फीलिंग्स पहली बार आ रही थी और वो इन फीलिंग्स को बहुत एंजॉय कर रही थी। तभी अनिका ने अपना फोन बाहर निकाला और अनिका ने क्या किया होगा? आखिर उस पेंटिंग की सच्चाई क्या है? वो असली है या नकली? नक्श की तरफ से कैसा एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है? बवाल होगा या नहीं? जानने के लिए सुनिए। जैसे ही नक्श आगे बढ़ा, वैसे ही मनिक भाई ने कहा, बस ध्यान से, भले ये पेंटिंग फेक है, लेकिन इसे तोड़ना नहीं है, वरना हम गेस्ट को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे। परेशान मत होइए सर। ये बोलते हुए नक्श का ध्यान सीधा उस पेंटिंग की तरफ गया। हालांकि अब मेन हॉल का एटमॉस्फेयर पहले से काफी बदल गया था। सभी को नक्श के एक्सप्लेनेशन का इंतजार था, जिसे सुनकर वो नक्श का मजाक बनाने वाले थे। नक्श ने बारीकी से उस पेंटिंग को देखा और आधे मिनट के अंदर ही उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए वो शॉप ओनर्स फिर से धीमी आवाज में डिस्कशन करने लगे। क्या इसने इतना जल्दी उस पेंटिंग को परख लिया? ये लड़का सिर्फ एक बार कामयाब हुआ है और अपने आप को ऐसे बता रहा है जैसे मानो पता नहीं क्या हो। हालांकि नक्श को उन लोगों की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने काम को जारी रखते हुए उसने पीछे मुड़कर मिस जूली को देखा और बोला, इसका कितना मांग रहे हैं? इससे पहले कि मिस जूली जवाब देती, पेंटिंग के ओनर ने कहा, 10 करोड़। ठीक है, कीमत सही है। ये बोलते हुए नक्श ने अपना सर हिलाया और तभी नक्श का फोन बजा। जब नक्श ने देखा कि उसे अनिका की तरफ से कॉल आ रहा है, तो उसके चेहरे पर और भी गहरी मुस्कान आ गई थी। जिस प्यार को पाने के लिए वो पिछले 3 साल से तड़प रहा था, आज वो प्यार दिखने लगा था। नक्श के चेहरे को देखकर लोग फिर से बातें बनाने लगे। इस पेंटिंग की कीमत मुश्किल से 1-2 लाख रुपए होगी। ये लड़का तो वाकई में बहुत फनी है। मानिक साहब जिस पेंटिंग को फेक बता चुके हैं, वो उसकी कीमत सही बता रहा है। जब पल्लवी ने ये सब सुना तो उसकी आंखों में नक्श के लिए डिसअपॉइंटमेंट दिखने लगा। मनिक भाई ने गहरी सांस ली और नाखुश होते हुए मिस जूली की ओर देखते हुए कहा, तुमने इसे हायर किया और कोई नहीं मिला? मनिक भाई की बात सुनकर शर्म के मारे मिस जूली ने अपना सर नीचे झुका लिया। मिस जूली ने भी सोचा था कि नक्श के और उसके पापा के विचार मैच करेंगे, लेकिन यहाँ तो मामला पूरा उल्टा पड़ गया था। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिर्फ आपकी तरफ से ही मुझे बेस्ट जजमेंट सुनने को मिला। पेंटिंग वाले आदमी ने अपना हाथ नक्श के कंधे पर रखा और अच्छे मूड के साथ थपथपाते हुए बोला। मनिक भाई ने कड़क अंदाज में नक्श की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए बोले, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस पेंटिंग का 10 करोड़ रुपए देना चाहिए? क्या खास है इसमें? फेक पेंटिंग। जब नक्श ने ये सुना तो वो मन ही मन सोचने लगा, मनिक साहब, इस पेंटिंग के ऊपर अगर आप 10 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे तो ये आपके लिए वर्थ इट होगा। ऑफ कोर्स नक्श ने अपने मन की बातों को बाहर नहीं निकाला और सिंपल तरीके से जवाब देते हुए बोला, मनिक सर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने काली घाटी के बारे में सुना है? मनिक भाई देसाई वैसे ही बहुत इम्पेशेंट नजर आ रहे थे और ऊपर से जब नक्श के मुंह से वो शब्द बाहर आए तो वो पूरी तरह से स्टन रह गए। क्या? ये बिल्कुल नहीं हो सकता।
दरअसल मनिक भाई को काली घाटी के बारे में सब कुछ पता था। काली घाटी के ऊपर भीमताल है और उसके बाद पार्वती बाग। लेकिन क्या ये पेंटिंग काली घाटी में बनाई गई है? सिर्फ चित्र में काली घाटी होने से ये तो नहीं कि उसे काली घाटी में ही बनाया गया है। काली घाटी में जो पेड़ है उसकी छाल काफी मोटी है, लेकिन ये पेपर तो बहुत पतला है। और तो और अगर काली घाटी की जड़ी बूटियों के कलर इस्तेमाल किए गए तो फिर इस पेंटिंग के कलर फीके क्यों हैं? ये बोलते हुए मनिक भाई के एक्सप्रेशंस लगातार बदलते जा रहे थे। वहां मौजूद बाकी लोगों के चेहरे पर पजल्ड एक्सप्रेशंस थे, क्योंकि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि नक्श और मनिक भाई किस बारे में बात कर रहे हैं। मनिक सर, आप देख सकते हैं कि इस पेंटिंग में काली घाटी का पूरा दृश्य दिखाया गया है और आज काली घाटी इस रूप में मौजूद नहीं है। इस पेंटिंग को बनाने का तरीका 1000 साल पुराना है। क्या आपको लगता है कि कोई मॉडर्न चित्रकार इस तरह की पेंटिंग बना सकता है? नक्श ने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए कहा। लेकिन इसके कलर इतने फीके हैं कि। इससे पहले कि मनिक भाई अपनी पूरी बात कह पाते, नक्श ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, मनिक सर, आप भी एक एंटीक अप्रेजर हैं। आपको पता होना चाहिए कि हजारों साल पहले के कलर्स काफी डार्क होते थे और अगर उन्हें पेड़ की छाल पर लगाते थे तो छाल गल जाती थी। इसलिए कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी थे जो पतले और फीके कलर्स का इस्तेमाल करते हुए उस जगह की खूबसूरती को अपनी अदाकारी से दिखाने की कोशिश करते थे। ये पेंटिंग ऐसे ही एक आर्टिस्ट की कला है। उस जमाने के आर्टिस्ट काफी मेहनत के साथ पेड़ की छाल पर काम करते थे। आपको तो पता ही होगा कि पेड़ की छाल भी बहुत तरीके की होती है। उस हिसाब से सही छाल का चुनाव करना और उसके बाद फीके कलर्स के साथ उस जगह की खूबसूरती को उतारना, ये कोई आसान काम नहीं है। ये बोलने के बाद नक्श ने पेंटिंग के ठीक निचले हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये पेंटिंग भानु प्रसाद जी ने बनाई है। आपको तो उनका सिग्नेचर मूव पता ही होगा। आइए, आप देख सकते हैं, इस मूव को कॉपी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये बोलते हुए नक्श ने थोड़ी जगह बनाई जिससे मनिक भाई देसाई उस पेंटिंग पर लगे सिग्नेचर मूव को देख सके। पहले तो मनिक भाई को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने भानु प्रसाद के उस सिग्नेचर मूव को देखा जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता था, तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए। तुरंत ही उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, कोई जल्दी से आओ और इस जेंटलमैन को पैसा दो। ये सब क्या चल रहा है? क्या वो पेंटिंग वाकई में असली है? ये पेंटिंग काली घाटी की है? मनिक भाई का रिएक्शन देखकर वहां मौजूद सभी लोग अपने अपने कंक्लूजन्स पर पहुंच गए थे। जिन शॉप ओनर्स ने पहले नक्श का मजाक उड़ाया था, अभी उनके चेहरे पूरी तरह से ऑकवर्ड स्टेट में नजर आ रहे थे। पल्लवी, जो अभी भी उधर ही मौजूद थी, ये सब जानकर और देखकर उसका शरीर कांपने लगा था। नक्श को डिसबिलीफ की नजरों से देखने के बाद वो मन ही मन सोचने लगी, ओह माय गॉड, इसे सिर्फ हीरे की ही परख नहीं है, बल्कि ये तो लेजेंडरी पेंटिंग्स को भी अच्छे से परख लेता है। मिस जूली को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके पिता को क्या हो गया है। तुरंत ही उसके कदम मनिक भाई की तरफ बढ़े और बोली, पापा, आर यू सीरियस? अरे तुम अभी तक खड़ी क्यों हो? ये काली घाटी की पेंटिंग है। जल्दी करो और उन जेंटलमैन को सारा पैसा अभी ट्रांसफर करो। मैं नहीं चाहता कि वो अपना मन बदल ले। मनिक भाई अब इतने ज्यादा एक्साइटेड थे जैसे मानो वो खुद अभी काली घाटी में बैठे हों। चलो चलो, अब आप लोगों को जब पता चल गया है कि पेंटिंग असली है तो मुझे जल्दी से पैसे ट्रांसफर करो। मुझे और भी बहुत सारा काम है। मैं आप लोगों के साथ अपना समय और बर्बाद करना नहीं चाहता। लगता है वो पेंटिंग वाला आदमी बहुत जल्दी में था। ये देखकर नक्श ने गहरी सांस ली। हालांकि नक्श को इतना तो पता चल गया था कि उस आदमी को पेंटिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि अगर होती तो वो इतने सालों पुरानी पेंटिंग जिसे भानु प्रसाद जी ने बनाई थी उसे सिर्फ 10 करोड़ रुपए में नहीं बेचता। इसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 50 करोड़ रुपए होगी, ऐसा नक्श को लग रहा था। जब नक्श ने भानु प्रसाद जी के सिग्नेचर मूव को देखा था तो नक्श उस मूव की जांच पड़ताल करना चाहता था। जब उसने झुकते हुए उस मूव को बारीकी से देखा तो उस पेंटिंग से अलग अलग जड़ी बूटियों की स्मेल आ रही थी और इसी वजह से नक्श को पता चला कि वो पेंटिंग असली है। लेकिन साथ ही साथ नक्श ने कुछ ऐसा भी देखा जिससे नक्श के दिमाग में कई सारे सवाल आ गए थे। हालांकि नक्श ने शांत रखते हुए थोड़ा इंतजार करना ठीक समझा। अपनी बात खत्म करने के बाद मनिक भाई ने उस पेंटिंग को अपने हाथों में उठाया और उसे लेकर सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ने लगे। उसी समय वहां मौजूद बाकी के शॉप ओनर्स ने अपना फोन बाहर निकाला और काली घाटी के बारे में पढ़ने लगे। जब उन्हें काली घाटी की इस पेंटिंग के बारे में पता चला
तो उनके चेहरों पर 12 बज गए थे। आज की तारीख में उस पेंटिंग की कीमत 45 करोड़ रुपए थी और यहाँ मनिक भाई को वो सिर्फ 10 करोड़ में मिली। सभी लोग जलन के मारे मिस जूली को देखने लगे। पैसा मिलने के बाद वो आदमी खुशी खुशी वहां से चला गया और इसी के साथ मनिक भाई फिर से मेन हॉल की तरफ बढ़े। उनके हाथ में एक लिफाफा था। नक्श के पास आते ही उन्होंने कहा, नक्श, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने टैलेंटेड हो। तुम्हारी वजह से मैं आज बहुत ग्रेटफुल महसूस कर रहा हूँ। ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन कम से कम तुम्हारे ग्रैटिट्यूड के लिए मैं तुम्हें इनाम तो दे ही सकता हूँ। मनिक भाई ने वो लिफाफा नक्श की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनिक सर। मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं देसाई फैमिली के साथ काम कर रहा हूँ। नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। ऑफ कोर्स वो मनिक भाई देसाई के अच्छे इंटेंशंस को मना नहीं कर सकता था। वो इसलिए क्योंकि उसने देसाई परिवार के लिए एक शानदार खजाना ढूंढ के निकाला था। उस पेंटिंग की असली कीमत को देखते हुए नक्श ने देसाई परिवार को प्रॉफिट से भर दिया था। ऐसे में नक्श के हाथ में अगर थोड़ी लक्ष्मी आ रही है तो वो मना क्यों करेगा? वैसे भी हाथ आई लक्ष्मी को ठुकराते नहीं हैं। जूली, तुमने सही आदमी को हायर किया है। मनिक भाई की आंखें नक्श से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। हालांकि तुम अभी बहुत जवान हो, लेकिन तुम्हारी एबिलिटी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। आज की रात मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। क्यों ना हम ड्रिंक से शुरुआत करें? काली घाटी की उस पेंटिंग के मिलने के बाद मनिक भाई की एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर थी। वो इतने ज्यादा खुश थे कि उनकी खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। दूसरी बात, जब उन्होंने नक्श के अंदर वो पोटेंशियल देखा तो उन्हें अपनी जवानी के दिन याद आ गए और इसी वजह से उन्होंने नक्श से बात करने का फैसला किया था। तभी तो अचानक से नक्श को 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलने लगा था। सर, शायद मैं आपके मूड को अपसेट करने वाला हूँ। मुझे और भी कई सारे काम हैं, तो हम आज की रात साथ नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन अपनी इस गलती को भुलाने के लिए अगली बार मैं आपको मेरी तरफ से ट्रीट दूंगा। नक्श का पूरा ध्यान अभी उस आदमी पर था जो काली घाटी वाली पेंटिंग लेकर आया था। 45 करोड़ रुपए की पेंटिंग कोई 10 करोड़ में क्यों बेचेगा? माना कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन उसके पीछे की कहानी जानना भी तो बहुत जरूरी है जनाब। कोई बात नहीं, बिजी इंसान को मैं कभी नहीं रोकता, लेकिन हाँ, तुम्हारी ट्रीट का मैं इंतजार करूंगा। मनिक भाई ने मुस्कुराते हुए नक्श से कहा। उसके बाद नक्श वहां से फौरन निकल गया। देसाई एंटीक एम्पोरियम से बाहर आते ही नक्श की नजर उस इंसान पर पड़ी जो पेंटिंग लेकर आया था। वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था, शायद अपने लोगों को गुड न्यूज दे रहा था। इस आदमी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो इतनी कीमती पेंटिंग लेकर इसी स्टोर में क्यों आया? उस पेंटिंग से आ रही स्मेल, उस पर लगी मिट्टी, ये मुझे कुछ और ही इशारा कर रही है। नक्श ने मन ही मन सोचा और तभी नक्श का फोन फिर से बजा। बोलिए, लगता है आज हमारी बीवी हमसे दूर नहीं रह पा रही है। कॉल उठाते ही नक्श ने अनिका से कहा, कहाँ थे तुम? मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव किया? नक्श की मीठी बातों को इग्नोर करते हुए अनिका ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि हमारा डिवोर्स मेरे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना चाहता हूँ, क्या तुम नहीं चाहती? नक्श ने छेड़ते हुए कहा। क्या अनिका के मन में अब नक्श के लिए प्यार जाग गया था? वैसे उस पेंटिंग का क्या रहस्य है? नक्श के मन में उस पेंटिंग को लेकर आखिर चल क्या रहा है? जानने के लिए सुनिए